हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टेनर्स क्लासेस। तो आज हम अर्थशास्त्र का 9वीं कक्षा का तीसरा पार्ट पढ़ेंगे। पार्ट 3 हमारा है निर्धनता एक चुनौती। निर्धनता एक चुनौती क्यों है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे और इसके क्या कारण हैं और कारण के साथ साथ क्या उपाय या सुझाव जो है सरकार ने जो है अपनाए हैं निर्धनता यानी गरीबी को दूर करने के लिए। तो आज हम सब ये पढ़ेंगे, ठीक है। इससे पहले थोड़ा सा अगर हम ध्यान दें कि 2011-12 के अनुसार 270 मिलियन या 27 करोड़ लोग जो हैं वो निर्धनता में जीते हैं, मतलब वो गरीब हैं। इसका मतलब कहने का ये है कि हर 4 में से अगर 4 व्यक्ति हैं, जैसे व्यक्ति हैं, मान लीजिए 4 नहीं 5-6 ले लेते हैं, इनमें से हर चौथा व्यक्ति जो है, जो इंसान है, वो क्या है? गरीब है। इसका मतलब है कि विश्व में देखें तो भारत में सबसे ज़्यादा जो है गरीबी है, यानी कि निर्धन लोग सबसे ज़्यादा भारत में रहते हैं। अगर हम बात करें, जैसे हम अब निर्धनता की बात कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति गरीब कब है। तो यानी कि ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनके थ्रू या जिनके साथ हम बता सकते हैं कि हाँ ये व्यक्ति गरीब है। इसका मतलब कोई व्यक्ति गरीब कब होता है, ये कुछ मापदंड हैं या हम कह सकते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स दिए गए हैं, वो हम बात करेंगे। पहला, आश्रय ना होना, यानी कि उसके पास रहने के लिए जगह है ही नहीं। दूसरा, उसके पास पर्याप्त खाना नहीं है, यानी कि वो 2 वक्त का खाना जो है नहीं खा पाता, पर्याप्त खाने की कमी। तीसरी चीज, स्वास्थ्य संबंधित सेवाओं से वो बिल्कुल उनके पास है ही नहीं, यानी कि एक मिनट, इसे इरेज करके मैं दोबारा से लिख देती हूँ। यानी कि स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं, तो स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं जो है उसके पास नहीं है, और वो शिक्षित नहीं है, जो हम कह सकते हैं कि साक्षरता दर जो है नहीं है, निरक्षर है वो। तो ये 3 चीज़ें तो हम मेन मान के चलते हैं कि पहला, आश्रय ना होना, पर्याप्त खाने की कमी, यानी कि वो जो है अपने 2 वक्त का खाना जो रोटी है वो नहीं खा पाता है, और उसको स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं भी जो है मिलती नहीं है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें हैं जिस पर हम कह सकते हैं कि ये व्यक्ति जो है वो गरीब है या वो निर्धनता में जी रहा है, निर्धन है ना। ये 3 चीज़ों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये आपको बेसिक चीज़ें मैंने बताई हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हम 2 तरीके के मामले यहाँ पर देखेंगे। एक होती है शहरी निर्धनता और दूसरी होती है ग्रामीण निर्धनता, है ना।
शहरी निर्धनता कब होती है? जब हमने, जैसे मैंने पिछले पार्ट में बात करी थी, जो मजदूर वगैरह होते हैं, जो अनियमित जो मजदूर होते हैं, जिनके पास रोज का अगर काम आता है तो ठीक है, वो अपनी आवश्यकता पूरी कर सकते हैं। अगर उनके पास एक दिन भी काम नहीं आया तो उनका पूरे दिन का जो खाना है या जो भी निजी आवश्यकता है वो अपनी पूरी नहीं कर पाते हैं। ऐसी ग्रामीण निर्धनता अगर हम देखें, जो भूमिहीन किसान है या जो दैनिक मजदूर हैं, जो श्रमिक हैं, जो कृषि है, जो श्रमिकों की तरह काम करते हैं, ये जो है ग्रामीण निर्धनता को दर्शाता है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। सामाजिक वैज्ञानिकों की दृष्टि में निर्धनता क्या होती है? सामाजिक, एक मिनट, सामाजिक वैज्ञानिकों की दृष्टि में निर्धनता क्या होती है? देखिए, अगर हम कहते हैं कि जैसे मैंने बताया, 3 चीज़ें बताई थी कि कोई भी व्यक्ति निर्धन क्यों है, उसके 3 पॉइंट्स बताए थे मैंने। अगर उनके पास ये 3 चीज़ें नहीं है, वो अपनी निजी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि वो व्यक्ति जो है निर्धन है। लेकिन यहाँ पे जो सामाजिक वैज्ञानिक है, मीन्स जो ये है, ये निर्धनता को कैसे निर्धारित करते हैं हम वो देखेंगे। सबसे पहले इसमें आता है निरक्षरता स्तर, कुपोषण का कारण, रोग प्रतिरोध क्षमता, स्वास्थ्य सेवाओं में कमी, रोजगार के अवसरों की कमी, सुरक्षित पेयजल, स्वच्छता तक पहुंच की कमी। ये जो है सामाजिक सूचक है जो बताते हैं कि हाँ, कोई भी व्यक्ति निर्धन है अगर उनके पास ये सारी मूलभूत सुविधाएं नहीं है। ठीक है, यानी कि अगर हम कारण देखें या कि कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से निर्धनता है, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा आगे बात करेंगे। अभी हम ये मान के चलते हैं कि निर्धनता जो है, अगर हम देखें, एक तो होता है आय और उपभोग के स्तर में कमी, यानी कि अगर आपकी जो सैलरी है, जो इनकम है, वो बहुत कम है, इतनी कम है कि अगर वो अपनी आप निजी आवश्यकताओं को, मूल आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो भी आप निर्धन व्यक्ति में गिने जाएंगे। तीसरी चीज, निरक्षरता स्तर, कुपोषण के कारण रोग प्रतिरोध की क्षमता, यानी कि यहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं की बात की गई है। रोजगार के अवसर कम होना, रोजगार के अवसर कम होने से इसका क्या, निर्धनता का क्या जो है संबंध है? अगर हमारे पास रोजगार नहीं, आपके पास कोई काम नहीं, आप काम नहीं करते, आपको पैसे नहीं मिलेंगे। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप अपनी आवश्यकताओं को, जैसे खाना पीना रहना, इन सब आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकते, तो यानी कि आप निर्धन वाले जो कैटेगरी है उसमें आ जाएंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना। इसके अलावा सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता, यानी कि जो हमारी जो मूल सार्वजनिक सुविधाएं हैं, अगर वो भी हमारे पास नहीं है, अगर हम वो मुहैया नहीं करवा पाते हैं, तो भी हम कह सकते हैं कि ये एक निर्धनता का कारण है। एक चीज और आती है सामाजिक अपवर्जन और असुरक्षा पर आधारित निर्धनता का विश्लेषण अब बहुत सामान्य होता जा रहा है। सामाजिक अपवर्जन क्या है? जैसे कि मान के चलते हैं कि एक गरीबों की बस्ती है, अगर वो अपनी गरीबी से बाहर निकलना चाहते हैं, मेहनत करते हैं, कमाते हैं, लेकिन वो जो है मजबूर हैं दूसरे गरीब लोगों के साथ रहने में। मान के चलते हैं कि बहुत सारे जो बस्ती है, बस्ती में से एक आधा लोग जो हैं वो अपनी गरीबी से उठना चाहते हैं और वो जो है अमीरों के साथ रहना चाहते हैं या ऐसी जगह पे रहना चाहते हैं जहाँ पे उन्हें सारी सुविधाएं उपलब्ध हो, लेकिन वो बहुत ज़्यादा उनको फोर्स किया जाता है, वो मजबूर होते हैं कि वो जो है गरीबी में ही रहे। इससे क्या होता है, उनका विकास जो है वो रुक जाता है, वो जो है वो उसी जगह पर स्थिर रह जाते हैं। इसका थोड़ा सा मैं एक उदाहरण देके आपको समझाती हूँ। यहाँ पर एक बॉक्स में इसका उदाहरण दे रखा है। यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो निर्धन लोग हैं उनको बेहतर माहौल और अधिक स्वच्छ वातावरण में रहने के लिए संपन्न लोगों के साथ जो है वो नहीं रहने दिया जाता, बल्कि उनको दूसरे निर्धन लोगों के साथ रहना पड़ता है, जैसे मैंने बताया, जिससे कि उनका जो है विकास रुक जाता है। कैसे रुकता है? अब मान के चलिए, अगर आप अच्छे माहौल में रहते हैं, ये बहुत
कॉमन सी बात है, अगर हम अच्छे माहौल है आपके पास, या हम कह सकते हैं अच्छा वातावरण, मतलब इसका एक बहुत छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ। जैसे मान के चले, अगर आप अच्छी कॉलोनी में रहते हैं तो आप वहाँ पे जब लोगों के साथ संबंध बनाएंगे या आप लोगों से जुड़ेंगे वहाँ पे, तो आपको नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। उससे क्या होता है, आप जो है ना और तरक्की करते हैं और तरक्की करते हैं। लेकिन अगर आप गरीब हैं या आप निर्धनता से बाहर आना चाहते हैं, लेकिन अब आप आसपास भी अपने गरीब देखते हैं, तो क्या आपको वो विकास मिल पाएगा जो आप बाकी संपन्न लोगों के साथ रह के कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए इसको हम सामाजिक अपवर्जन कहते हैं कि बेहतर माहौल और अच्छे वातावरण की जगह जो है हम क्या करते हैं, निर्धन को और निर्धन बनाते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम उनको मजबूर करते हैं दूसरे निर्धन लोगों के साथ रहने के लिए। इसे हम सामाजिक अपवर्जन कह सकते हैं। दूसरा हमारा आता है असुरक्षा। असुरक्षा कैसे कह सकते हैं, एक मिनट। असुरक्षा का मतलब होता है, अच्छा एक बात मैं आपसे करना चाहती हूँ, आपने ये जो रिजर्वेशन पॉलिसी है या जो हम ये संरक्षण देते हैं लोगों को कि आप जो है अगर आप अनुसूचित जाति जनजाति के हैं तो आपको जो है आरक्षण मिलता है ना? तो क्यों ऐसा जो है आरक्षण क्यों है? क्योंकि क्या हुआ था, जैसे आज़ादी के बाद जब हमारा विकास होना शुरू हुआ था, हम लोग जो है कोशिश कर रहे थे कि निर्धनता से जो भी हमारे देश की समस्या है हम उनसे बाहर आना चाहें, तो हम लोगों ने विकास तो शुरू कर दिया, हम बाहर तो आने लग गए, लेकिन हम ऐसे कुछ जातियों को या अनुसूचित जाति जनजाति जो जंगलों में रहती है, जिनके पास ये सारी मूलभूत सुविधाएं पहुँचने में बहुत वक्त लगा, इसी को हम असुरक्षा के रूप में कह सकते हैं। इसका मतलब है जो पिछड़ी जातियाँ होती हैं उनको जो है वो कई वर्षों से निर्धन है। क्यों? क्योंकि सरकार जो है उनको सुविधाएं पहुंचाने में असमर्थ थी। इसीलिए अब कुछ सालों से, अगर हम 10-20 सालों से देखें, तो ये आरक्षण का जो ये बात होनी शुरू हुई है और जो आरक्षण अब लोगों को मिलता है वो इसीलिए मिलता है ताकि सभी लोग समाज में एक हो सकें। ऐसा ना हो कि सिर्फ खाली आगे कुछ लोग ही आगे जा रहे हैं, नहीं। जब हम विकास की बात करते हैं इसका मतलब है हम सबको साथ लेकर जो है चलेंगे। लेकिन अगर हम कुछ लोगों को पीछे छोड़ दें तो क्या हम कह सकते हैं कि हम विकास करें? बिल्कुल भी नहीं कह सकते। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। तो सरकार ने इस चीज़ का ध्यान रखते हुए जो ये आरक्षण का मुद्दा है इसको उठाया और आरक्षण के लिए जितनी भी नीतियां हैं वो बनाई, और आज जो है हम ये आरक्षण जो रिजर्वेशन पॉलिसी है इसके बारे में हम पढ़ते हैं और हमने देखा है कि लोगों को आरक्षण भी मिलता है। ठीक है, वो इसीलिए मिलता है ताकि ये लोग जो अभी पिछड़ चुके हैं काफ़ी, समाज से बिल्कुल एकदम हम कह सकते हैं बाहर निकल चुके हैं, उनको हम समाज के अंदर फिर से लाएं और उनको सारे के सारे अधिकार दें। अगर वो निर्धन हो गए हैं तो हम उनकी निर्धनता को या जो भी कारणों से वो निर्धन है उन सब कारणों को हम दूर कर सकें। अब हम पढ़ेंगे निर्धनता के कारण। तो निर्धनता के कारण क्या क्या हो सकते हैं? यानी कि अगर हम भारत की बात करें, भारत में निर्धनता के कारण, यानी कि भारत में गरीबी क्यों है? सबसे बड़ा निर्धनता का कारण है, अगर हम पहले नंबर पे बात करें, वो है जनसंख्या। आपको पता है कि भारत जो है जनसंख्या के मामले में दूसरे नंबर पर है। अच्छा, जनसंख्या जो है निर्धनता को कैसे जो है बढ़ाती है? जैसे जैसे लोग ज़्यादा हैं तो सरकार को जो सुविधाएं जो वो लोगों को देती है उसको मुहैया कराने में बहुत वक्त लग जाता है। और हमारे यहाँ पे ये एक तरीके का हम कह सकते हैं कि विचार होता है। लोग क्या करते हैं, आपने गरीब लोगों को देखा होगा कि गरीब लोग के बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा होते हैं।
मैं कोई वो कमेंट नहीं कर रही हूँ इस पर, मैं जस्ट बता रही हूँ क्योंकि ये उनका विचार होता है कि जितने ज़्यादा बच्चे होंगे, जैसे वो बड़े होंगे, वो जो है अगर नौकरी वगैरह करेंगे तो शायद उनकी गरीबी दूर हो सकती है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। जितने ज़्यादा बच्चे होते हैं उतनी ही उनकी आवश्यकता जो है बढ़ती चली जाती है, और बढ़ने के कारण क्या है, वो परिवार जो है या जो वो सदस्य हैं वो और निर्धन हो जाते हैं। मतलब अगर उन्होंने तो अच्छा सोच के ये सोचा कि चलो अगर बच्चे ज़्यादा होंगे तो हम वो जो है नौकरी करेंगे तो शायद हमारी गरीबी दूर हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, बल्कि उनकी आवश्यकताएं और बढ़ जाती हैं। इसी के कारण जो है हम कह सकते हैं जनसंख्या जो है एक तरीके का नकारात्मक जो है पहलू है, जिससे कि गरीबी जो है सबसे ज़्यादा बढ़ती है। दूसरा, आर्थिक विकास हम कह सकते हैं, दूसरा हम कह सकते हैं धीमी आर्थिक विकास, है ना, कि जो आर्थिक विकास है वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा धीमा है, धीमा आर्थिक विकास। यानी कि भारत विकास कर रहा है, लेकिन उसकी दर जो है बाकी विकासशील देशों से अगर हम कहें या हम उसको अगर तुलना करें तो वो बहुत ही ज़्यादा कम है। ये भी एक कारण है कि आर्थिक विकास ना होने के कारण भी भारत में निर्धनता जो है सबसे ज़्यादा है। तीसरी बात करें, जैसे पहला हो गया जनसंख्या, दूसरा हो गया धीमा आर्थिक विकास, तीसरा निर्धनता का कारण क्या हो सकता है, हमारे निवेशों में कमी। ये अप्रत्यक्ष रूप से काम करते हैं, निवेशों में कमी। अच्छा, निवेशों में कमी क्यों, ऐसा क्या जो है कारण है कि निवेशों में जो है कमी आ रही है, कमी के कारण जो है निर्धनता है। देखिए, अगर लोग, मैंने आपको जापान का उदाहरण दिया था कि वो विकास क्यों करता है, क्योंकि मानव पूंजी में मैंने बताया था कि जितना ज़्यादा अगर आप निवेश करते हैं जैसे शिक्षा या परिशिक्षण में, तो उससे क्या होता है, रोजगार के अवसर और ज़्यादा पैदा होते हैं। तो लोग जितने ज़्यादा लगेंगे, विकास भी उतनी तेज़ी से होगा। देखो, सारे के सारे संबंधित हैं, लोगों को नौकरियाँ मिलेंगी, उनकी निजी आवश्यकताएँ पूरी हो जाएंगी, आर्थिक आवश्यकताएँ पूरी हो जाएंगी, तो लोग निर्धन नहीं रहेंगे। लेकिन यहाँ पर निवेशों में कमी होने के कारण क्या होता है कि रोजगार के अवसर बहुत कम पैदा होते हैं। देखो, जैसे अगर कोई इंसान निवेश ही नहीं करना चाहता, जैसे कोई फैक्ट्री ही नहीं लगाएगा, तो मजदूरों की ज़रूरत ही क्यों पड़ेगी। अगर फैक्ट्री लगाएंगे, उसमें से क्या होगा, रोजगार निकलेगा, मजदूरों की आवश्यकता होगी, बहुत सारे कौशलों के लिए अलग अलग श्रमिकों की आवश्यकता होगी, लोग आएंगे, काम करेंगे, उनको वेतन मिलेगा, वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। तो क्या वो गरीब रहेंगे? नहीं, वो अपनी धीरे धीरे विकास करके वो निर्धनता से जो है वो बिल्कुल आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। तो इसीलिए भी हम कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा अगर हम लोग निवेश करेंगे, उससे जो है रोजगार के अवसर पैदा होंगे, जिससे कि गरीबी को दूर किया जा सकता है। अगर हम अगले पॉइंट की बात करें, वो है, ये सारे जो पॉइंट्स हैं ना आपस में जुड़े हुए हैं। रोजगार के कम अवसर, रोजगार के कम अवसर कैसे, ये दोनों पॉइंट आपस में, निवेश कम होंगे, निवेश कम तो रोजगार के अवसर कम, रोजगार के अवसर कम तो लोगों को काम नहीं मिलेगा, काम नहीं मिलेगा, पैसे नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा तो वो अपनी आवश्यकता को पूरा करने में असमर्थ रहेंगे। अगली बात के बारे में, अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं। जनसंख्या हो गया, धीमा आर्थिक विकास, निवेशों में कमी, रोजगार के कम अवसर और सार्वजनिक सुविधाओं में कमी। सार्वजनिक सुविधाओं में कमी, सार्वजनिक सुविधाएं क्या होती हैं? ये ऐसी जो सुविधाएं होती हैं, ये सरकार जो है हमें प्राप्त करवाती है। इसमें हमारा शिक्षा,
हमारा जो भी शिक्षा हो गया या जो भी हमारे बेसिक चीज़ें हम कह सकते हैं शिक्षा है, जो भी निवेश वगैरह करते हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जो भी होता है, ये सब सार्वजनिक सुविधाओं के अंतर्गत आता है। इनमें ही कमी है, जब हम सार्वजनिक सुविधाएं जो है आम जनता तक जो है नहीं पहुंचा पाते हैं, तो वो जो है अपनी आवश्यकताओं को फिर से वही बात जो है पूरा नहीं कर पाते हैं, फिर वही जो है निर्धनता का कारण बनता है। अगला, शैक्षिक स्तर जो है वो हमारे भारत का जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। निरक्षरता दर सबसे ज़्यादा जो है, ये निरक्षरता दर जो है सबसे ज़्यादा है। इसको थोड़ा आसान भाषा में अगर मैं लिखूं तो वो हो गया आपका शिक्षा पाने के लिए जो है कम अवसर होते हैं। या जो शिक्षा का स्तर है वो अभी भी कम है, यानी कि पर्याप्त मात्रा में जो है शिक्षा नहीं मिल पाती है बच्चों को। जब कोई व्यक्ति शिक्षित ही नहीं होगा तो उसका विकास बहुत ही ज़्यादा नहीं हो पाएगा। ये मैं आपको दूसरे एग्जाम्पल से समझाती हूँ। देखो क्या होता है, एक व्यक्ति पढ़ा लिखा, एक व्यक्ति जो है अनपढ़ है। पढ़ा लिखा व्यक्ति जो है क्या कर सकता है, वो जो है अपने आसपास की चीज़ों को, संसाधनों को, जो भी चीज़ें हैं, ये सारा पिछले वाले पार्ट से संबंधित है कि उसको जो है अच्छे से इस्तेमाल कर सकता है और हो सकता है कि वो उससे जो है कुछ नई चीज़ें बना दे जिसकी आगे चल के हमें आवश्यकता हो। ठीक है, तो ये शिक्षा जो है, जो हमारा एजुकेशन है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर जितने कम लोग जो है शिक्षित होंगे तो क्या होता है कि लोग शिक्षित नहीं होंगे, उन्हें पता ही नहीं होगा कि उनकी आवश्यकताएं क्या हैं, वो नहीं समझ पाएंगे सारी चीज़ों को। इसी वजह से जो है लोग गरीब रहते हैं। इसीलिए जो ज़्यादातर गरीब लोग हैं वो अनपढ़ रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि उनके पास शिक्षा की जो सुविधा है वो नहीं पहुंच पाती है, तो वो नहीं समझ पाते हैं। उन्हें लगता है सिर्फ खाली 2 वक्त की रोटी मिल जाए, रहने के लिए घर मिल जाए बहुत है। नहीं, अगर उन्हें अपना विकास करना है तो उन्होंने रोटी और घर के अलावा भी बहुत सारी मूलभूत हमारी आवश्यकताएं होती हैं, आर्थिक आवश्यकताएं होती हैं, भौतिक आवश्यकताएं होती हैं, तो वो उन चीज़ों को नहीं समझ पाते। तो कह सकते हैं कि शिक्षा दर अगर बढ़ाया जाए तो हम निर्धनता से बाहर निकल सकते हैं। दूसरा हम कहें स्वास्थ्य सुविधाएं। स्वास्थ्य सुविधाएं कैसे? ये हम लोगों ने पढ़ा है कि सिर्फ खाली शिक्षित होने से कुछ नहीं होता। अगर हम लोग स्वस्थ है ही नहीं तो क्या होता है, मैंने वही एक एग्जांपल बताया, अगर मैं बहुत बीमार हूँ, मुझे खांसी हो रही, बुखार हो रहा, और मैं आपको पढ़ाने आ रही हूँ, तो क्या आपको वो चीज़ें मैं उतनी अच्छे से समझा पाऊँगी जितना मैं अगर स्वस्थ रहूँगी, है ना? तो स्वास्थ्य सुविधाएं जिसके अंदर हमारे जो टीकाकरण है, जैसे हम बच्चों को देखते, कुपोषित बच्चे जो होते हैं, अगर हम उन्हें पर्याप्त मात्रा में खाना दें या उन्हें स्वास्थ्य संबंधित जो भी सुविधाएं, अगर कोई परेशानी है, उन्हें टीकाकरण जो मुफ्त में कराते हैं, अगर हम ऐसी सुविधाएं जो है देने लग जाए तो लोगों का जो लोग हैं वो, उनका जो स्वास्थ्य है वो अच्छा होगा, अच्छा सोचेंगे, अच्छी चीज़ें बनेंगी, अच्छा विकास करेंगे, कमाएंगे, अच्छा होगा। फिर से वही सारे पॉइंट रिपीट हो गए, यानी कि वो निर्धनता जो है कम हो जाएगी, वो गरीबी स्तर से निर्धनता स्तर से जो है ऊपर की तरफ आ जाएंगे। ठीक है, तो ये 7 पॉइंट हैं, ये हमने अभी डिस्कस करे हैं। देखो, अब आपको कारण पता चल गए। अब अगर इनके उपाय बताने हो, कुछ नहीं करना होता, अगर आपको कारण पता है आप उन्हीं का उपाय बता दो। जैसे जनसंख्या है, हम जनसंख्या को नियंत्रित कर सकते हैं, पहला उपाय हो गया। दूसरा, ऐसे करके जितने भी उपाय हैं, अब ये आप खुद बताओगे या मैं लिखूंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी आप ये देखो कि भारत में निर्धनता के कारण जो है वो ये 7 है। अगर आपको इसके अलावा और कारण पता है तो आप बिल्कुल बेझिझक लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम लोगों ने जो है निर्धनता के कारण पढ़े,
ठीक है, मैंने आपको बताया है, फिर दोबारा से बता रही हूँ कि अगर हमें उपाय बताने हैं, देखो इसमें मेन क्वेश्चन क्या आता है या प्रश्न क्या बनेगा इस पार्ट में से, निर्धनता के कारण और उसके उपाय। यदि आपको कारण पता है तो आपको उपाय भी बताने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने बताया सिर्फ उसका विपरीत कर देना है। जैसे अगर जनसंख्या जो है निर्धनता का कारण है, अगर हम जनसंख्या पे नियंत्रण पा लेते हैं, अगर उसको नियंत्रित कर लेते हैं तो जो है वो उसका एक उपाय हो जाएगा। ठीक है, अब आगे हम एक और छोटा सा टॉपिक है पढ़ेंगे, वो होती है निर्धनता रेखा। निर्धनता रेखा को हम गरीबी रेखा भी कहते हैं। निर्धनता रेखा क्या है? ये आय के उस स्तर को जो है बताती है जिसमें जो व्यक्ति है वो अपनी आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ होता है। मैं फिर से एक बार रिपीट करती हूँ, निर्धनता रेखा एक ऐसी रेखा है जो आय के उस स्तर को बताती है जिसमें जो व्यक्ति है अपनी आर्थिक ज़रूरतों को और निजी आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ होता है। अब जो निर्धनता रेखा है उसका निर्धारण कैसे होता है और वो एक देश से दूसरे देश में जो निर्धनता रेखा होती है उसका निर्धारण कैसे किया जाता है और वो कैसे भिन्न होती है, ये सब हम पढ़ेंगे। देखो, जो भारत में निर्धनता रेखा है, यानी कि जिसका हम जब निर्धारित करते हैं कि हम किसको कह सकते हैं कि हाँ ये व्यक्ति गरीब है या ये गरीबी रेखा से भी नीचे रहता है, तो उसके कुछ मुख्य पहलू होते हैं या मापदंड होते हैं, और दूसरे देश के जो हैं वो मापदंड जो हैं अलग हो सकते हैं। अगर हम भारत में बात करें तो निर्धनता रेखा जो है क्या होता है, जिसके जो अपनी मूल आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता। भारत में निर्धनता रेखा का मतलब ये है, मतलब कोई व्यक्ति गरीब कब है या गरीबी रेखा से के आसपास या उससे नीचे कब है, जब वो अपनी भौतिक आवश्यकताओं, मूल आवश्यकताओं को जो है वो पूरा नहीं कर पाता है। लेकिन अगर हम यही उदाहरण अमेरिका में ले तो वहाँ पर कोई भी व्यक्ति गरीब कब है या वो निर्धनता रेखा या गरीबी रेखा से नीचे कब आता है, यदि उसके पास कोई कार नहीं है। अब यहाँ पे मैंने दो देशों के बारे में बताया, एक भारत, दूसरा अमेरिका। अगर अमेरिका में जिस व्यक्ति के पास कार नहीं है वो जो है गरीब है, क्योंकि वहाँ का मापदंड जो है गरीबी रेखा के लिए अलग है। लेकिन अगर हम भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें तो क्या है, कार जो है, अगर हम कार नहीं ले पाते तो क्या हम गरीब हैं? नहीं। अगर हम अपनी निजी आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं तो निजी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि वो व्यक्ति जो है गरीब है। क्यों? क्योंकि सब देशों के जो मापदंड हैं वो अलग हो सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ का जो है ध्यान रखना है। अब जब भारत में निर्धनता रेखा जो है उसको निर्धारण किया जाता है तो किन किन चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है, आइए अब एक बार हम उस पर ध्यान देते हैं। ठीक है, एक बार हम वो सब चीज़ें पढ़ेंगे। भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय जीवन निर्वाह के लिए खाद्य आवश्यकता मतलब आपके खाने पीने की जो वस्तुएं होती हैं वो, कपड़े, जूते, ईंधन और प्रकाश, शैक्षिक और चिकित्सा संबंधी आवश्यकताओं पर विचार किया जाता है। अच्छा, जब ये अब हम ये जो है सारे के सारे पॉइंट्स हैं जिसमें हम खाद्य आवश्यकता को देखते हैं, कपड़े हैं, जूते हैं, ईंधन है, मतलब जो आपकी मूलभूत आवश्यकता है जिसमें आपका खाना पीना हो गया, आपके कपड़े हो गए, आपकी शैक्षिक यानी शिक्षा और जो आपकी स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकता है, इन 3-4 चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है। मैंने ये 3 चीज़ें आपसे सबसे पहले जब पाठ शुरू किया था तभी मैंने आपको ये सब चीज़ें बताई थी। अब जब खाद्य आवश्यकता जो है उनको पूरा करने के लिए जो है ना, हम देखो जैसे हम खाना खाते हैं तो हमें कैलोरीज मिलती है ना, तो हम जो कैलोरीज होती है वो क्या होती है, एक तरीके की जो है आपको ऊर्जा देती है ना काम करने के लिए। तो सरकार ने भी जो है आयु और लिंग के अनुसार जो है और जो काम करने की प्रकृति का मतलब है, देखो काम होता है, एक होता है मेहनत का काम, फिजिकल जो जिसे हम कहते हैं, जिसमें हमारे शारीरिक क्षमता ज़्यादा लगती है। एक काम ऐसा होता है जिसमें हमारी मानसिक जो क्षमता है वो ज़्यादा लगती है। जैसे खेती बाड़ी का काम अगर मैं कहूँ तो उसमें शारीरिक क्षमता
ज़्यादा होती है। और अगर हम शहरों में जो लोग फैक्ट्रियों में और जो बड़ी बड़ी कंपनियों में, जैसे बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, उनमें अगर काम करते तो उस पर मानसिक क्षमता जो है ज़्यादा लगती है। तो इसके हिसाब से सरकार ने जो है ना ये कुछ कैलोरीज की आवश्यकता को बताया है। अगर ग्रामीण क्षेत्र है तो वहाँ पे 2400 कैलोरीज है, और अगर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, मतलब ये एक व्यक्ति एक दिन में उसको कितनी कैलोरीज मिलनी चाहिए जिससे वो अपना सारा आवश्यकताओं को पूरा कर सके या काम कर सके, वो होती है 2400। ठीक है। अगर हम नगरीय क्षेत्रों की बात करें वहां पर 2100 है। अगर हम नगरीय क्षेत्रों की बात करें वहां पर 2100 है। ये मैं थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ ताकि आपको पहचानने में आसानी हो सके। अगर हम जैसे हमने पढ़ा कि खाद्य आवश्यकताएं, यानी कि जो खाने पीने की जो आवश्यकताएं हैं उसके बारे में सरकार ने बात की गई है। और जैसे कि हमें जैसे हम खाना खाते हैं तो हमें उससे जो कैलोरीज मिलती हैं जो, और वो कैलोरीज जो है फिर वो हमें ऊर्जा देती हैं ताकि हम कोई भी कार्य कर सकते हैं। इसी तरीके से जो सरकार है भारत में, सरकार ने क्या किया है, कैलोरीज की आवश्यकताओं को ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में बताया गया है। यदि कोई व्यक्ति 2400 कैलोरी एक दिन की लेता है, ये है ग्रामीण क्षेत्रों का, और नगरीय क्षेत्रों में उसका जो निर्धारण किया गया, यानी कि कोई भी व्यक्ति 2100 कैलोरीज जो है वो ले रहा है, तो हम ये मतलब निर्धारण किया गया अगर वो ले रहा है तो वो जो है निर्धनता के से जो है वो बाहर है। क्यों? क्योंकि ये आवश्यकता क्यों होती है, और ग्रामीण क्षेत्रों में इसको ज़्यादा क्यों कहा गया है? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग कार्य करते हैं उनका शारीरिक कार्य ज़्यादा होता है, और जो शहरी क्षेत्रों में लोग जो कार्य करते हैं उनका शारीरिक कार्य जो होता है वो कम होता है ग्रामीण क्षेत्रों के हिसाब से, जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग काम करते हैं उनके हिसाब से। अब जब वो ये लोग जो है कैलोरीज की आवश्यकताओं को खरीदेंगे तो उनको क्या करना पड़ता है? खर्चा करना पड़ता है। यानी कि वही कि अगर आपको कुछ खाने पीने का सामान खरीदना है तो आपको उसके लिए पैसे देने होते हैं। अगर आपके पास इतने पैसे नहीं है तो वो आप कैलोरीज, मतलब ये जो आप खाने पीने की चीज़ें हैं वो आप नहीं खरीद सकते, तो उससे आपकी जो कैलोरीज जो ये बताई गई हैं यहाँ पे सरकार ने जो कहा गया, अगर वो नहीं हो पाता है तो हम कह सकते हैं कि वो जो व्यक्ति है उसको जो कैलोरीज हैं जितनी जो निर्धारित की गई हैं, अगर वो नहीं मिल पा रही हैं तो हम कह सकते हैं कि हाँ वो व्यक्ति जो है निर्धन है, क्योंकि वो अपनी मूलभूत आवश्यकता जो खाने की है उसको पूरा नहीं कर पा रहा है। इसी तरीके से अगर हम पैसों के मामले में देखें कि कोई व्यक्ति कितना कमाता है, तो सरकार ने ये भी चीज़ जो है बताई है कि अगर ग्रामीण क्षेत्रों में 816 रुपये प्रति माह, यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति 816 या उससे ज़्यादा रुपए जो है अगर वो कमाता है तो हम उसको निर्धन में नहीं गिनेंगे, यानी कि वो व्यक्ति निर्धन नहीं है। जैसे हमने यहाँ कैलोरीज की बात की, अगर वो उसको 2400 कैलोरीज पूरे दिन की मिल रही हैं ग्रामीण क्षेत्रों में तो इसका मतलब वो व्यक्ति निर्धन नहीं है। अगर 2100 कैलोरीज शहरी क्षेत्रों में मिल रही हैं इसका मतलब वो व्यक्ति निर्धन नहीं है, यानी कि वो निर्धनता रेखा के या निर्धन व्यक्तियों में वो नहीं गिना जाएगा। इसी तरीके से अगर शहरी क्षेत्रों में देखें तो ये 1000 रुपये प्रति माह, यानी कि अगर कोई व्यक्ति 1000 रुपये या 1000 से ज़्यादा कमाता है तो वही वाली बात फिर से मैं दोहरा रही हूँ कि जो व्यक्ति है वो निर्धन नहीं करेगा। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र में जो कैलोरीज है वो तो ज़्यादा है, लेकिन यहाँ शहरी क्षेत्रों में जो पैसे कमाने का है यहाँ 816 दे रखे हैं, यहाँ 1000 दे रखा है। क्यों दे रखा है? क्योंकि आपको पता है कि शहर में जो चीज़ें मिलती हैं उनकी कीमतें ज़्यादा होती हैं, और ग्रामीण क्षेत्रों में जो चीज़ें मिलती हैं उनकी कीमतें ऐसा नहीं कि बहुत ही कम होती हैं, लेकिन शहरी क्षेत्रों के मुकाबले थोड़ी सी कम होती हैं। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। तो ये कुछ चीज़ें जो हैं सरकार जो है निर्धारित करती है, फिर इन सब चीज़ों को वो परखती है, फिर देखती है कि कौन व्यक्ति निर्धन है, कौन व्यक्ति निर्धनता से ऊपर है, यानी कि कौन व्यक्ति गरीब नहीं है। तो ये सारे जो है मैंने कारण आपको बताए हैं, ये जो भी मापदंड है आपको बताए हैं, जिसके आधार पर सरकार जो है पता लगाती है कि कोई भी व्यक्ति निर्धन है या निर्धन नहीं है। हम लोगों ने निर्धनता रेखा पढ़ लिया है, अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं।
असुरक्षित समूह, ये असुरक्षा वाला जो मैंने थोड़ा सा टॉपिक है जो सामाजिक अपवर्जन था, मैंने वहाँ पर भी इसके बारे में बात की थी। असुरक्षित समूह जो है, कौन कौन से जो लोग हैं वो इसके अंदर आते हैं। पहली चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है अनुसूचित जातियाँ, है ना, अनुसूचित जनजातियाँ, यानी कि यहाँ पे अनुसूचित जाति जनजातियाँ दोनों लिखी हुई हैं। और हमारे अगर ग्रामीण क्षेत्रों में देखें तो आपके कृषि श्रमिक, मैंने बताया था ये सारे जो हैं इसके अंदर आते हैं। शहरी क्षेत्रों में जो अनियमित जो मजदूर होते हैं ना, दैनिक मजदूर होते हैं, मैंने बताया जिनको अगर कार्य मिलता है तो ठीक है, नहीं तो उनका कोई एक परमानेंट जो है स्थायी रूप से वो कार्य नहीं करते। तो इन सबको जो है, ये सब जो है असुरक्षित समूह में आते हैं, यानी कि इन्हें सुरक्षा की ज़्यादा आवश्यकता है, ताकि ये जो लोग हैं जो पिछड़ गए हैं विकास, जैसे हम विकास कर रहे हैं उसकी दर से अगर ये पिछड़ गए हैं तो हम इन लोगों को भी जो है अपने साथ ले सकें, ताकि जो निर्धनता जिसे हम कहते हैं एक चुनौती है, वो जो है वो चुनौती या वो जो कारण है जिसके कारण निर्धनता जो है बढ़ती जा रही है, या जो भी ये कारण है, उनको जो है हम जो है इन कारणों को ख़त्म कर सकें और ये सब जो उपाय हैं अपना सकें। ये 4 चीज़ें याद रखनी है आपको कि असुरक्षित जो समूह है उनमें कौन कौन आते हैं। एक तो आते हैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और कृषि श्रमिक, और जो ग्रामीण क्षेत्र और जो शहरी क्षेत्रों में जो लोग होते हैं, जो शहरी क्षेत्रों में कौन हो गए, जो अनियमित दैनिक मजदूर हैं, वो जो है असुरक्षित समूह में आते हैं। इन लोगों के पास जो है वो, इन लोगों के पास क्या होता है, इन लोगों के पास इतने भी पैसे नहीं होते हैं कि वो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा कर पाएँ। इसी कारण ये लोग जो हैं निर्धनता में जीते आ रहे हैं। आज़ादी के बाद से आज हमें 74 साल हो गए, लेकिन निर्धनता जैसी जो समस्या है हम आज भी नहीं सुलझा पाए हैं। क्यों? क्योंकि कुछ कारण जो मैंने आपको बताए हैं, जो कारण मैंने आपको 7-8 कारण बताए थे, उन्हीं कारणों के द्वारा आज भी जो है भारत में 74 साल बाद भी निर्धनता जो है वो सच में एक चुनौती का रूप है, और सरकार हर प्रयास कर रही है जिससे वो निर्धनता को खत्म कर सके। अब निर्धनता जो है उसके मायने जो हैं, जैसे मैंने बताया कि हर देश के अलग अलग निर्धनता के जो है मापदंड होते हैं, उसी तरीके से अगर हम राज्यों में देखें, भारत में 29 राज्य हैं और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8, तो ये जो है इनमें भी असमानताएं अलग अलग हैं। कैसे अलग अलग हैं? क्योंकि हर एक राज्य की अपनी आवश्यकताएं होती हैं, और अब वहाँ हर आवश्यकताओं के अनुसार जो है वहाँ पे जो है जो गरीबी का जो हम कह सकते हैं मापदंड दिया गया है या जो बताया गया है, वहाँ पे वो कम उतरता है। जैसे कि अगर हम बिहार और उड़ीसा की बात करें, बिहार और उड़ीसा, ये 2 राज्य ऐसे हैं जिनमें आज भी सबसे ज़्यादा जो है गरीब लोग रहते हैं, यानी कि यहाँ पे निर्धनता वाकई में एक चुनौती है। ठीक है, यहाँ पर जो गरीबी है वो ज़्यादा है। मैं किसी भी राज्य को कोई टारगेट नहीं कर रही हूँ, ये थोड़ा सा बताया गया था, मैं आपको वही बता रही हूँ। लेकिन अगर हम पंजाब हरियाणा जैसे राज्यों की बात करें, पंजाब है आपका, हरियाणा है, इन राज्यों में जो निर्धनता में जो गिरावट है वो आई है। क्यों आई है? इसका एक कारण जो बताया गया है कि यहाँ क्या हुआ था, यहाँ पर हरित क्रांति जो है वो अपनाई गई थी। 1960 में जो हरित क्रांति जिसके बारे में हमने पाठ 1 में पढ़ा है, तो वो यहाँ पर अपनाई गई थी। इससे क्या हुआ, इससे रोजगार के अवसर पैदा होने शुरू हो गए, ज़्यादा जो है उत्पाद हुआ, लोगों ने बेचा और उससे वो जो है अपनी आवश्यकताओं को उन्होंने पूरा करा। तो ये जो 2-3 राज्य हैं इनमें निर्धनता रेखा ऐसा नहीं है कि यहाँ बिल्कुल नहीं है, लेकिन यहाँ पे गिरावट ज़्यादा दर्ज की गई है। जबकि बिहार, उड़ीसा और भी बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पर आज
आज भी निर्धनता जो दर है वो बहुत ज़्यादा कम है, मतलब बहुत ज़्यादा है, और उसमें गिरावट जो है वो सबसे ज़्यादा कम है। इसीलिए सरकार जो है ऐसे राज्यों पर जो है ज़्यादा ध्यान देती है, ऐसे राज्यों के लिए थोड़ी ज़्यादा नीतियाँ बनाती है, जिससे जो है सभी राज्यों में जो असमानताएं आ रही हैं ये जो है हट जाएं। यानी कि मैंने फिर बताया, विकास का मतलब क्या होता है कि सबको साथ लेकर चलना। ऐसा नहीं है कि अगर कोई एक राज्य जो है अगर वो निर्धनता रेखा से बाहर आता है, वहाँ के लोग निर्धन नहीं रहते हैं, तो वो जो है अगर हम उसको कहें कि वो भारत जो है अच्छा निर्धनता रेखा से ऊपर आ गए, यानी कि वो भारत में अब निर्धनता नहीं है, नहीं। जब हमारा पूरा भारत, उसमें जितने भी राज्य हैं और जितने भी लोग हैं, अगर वो निर्धनता रेखा से ऊपर आ जाते हैं, अगर वो गरीब नहीं रहते, तभी हम कह सकते हैं कि पूरी तरीके से ये जो गरीबी की समस्या है वो जो है भारत से जा चुकी है। इसीलिए हमें सबका साथ सबका विकास जो नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री, तो उस चीज़ पे भी ध्यान देना चाहिए। अब यहाँ पे निर्धनता के कारण मैंने आपको तीसरे नंबर पर ही बता दी, चौथे नंबर पर ही बता दिया था, मैंने आपको 7 कारण लिखवाए थे। आप जो है इसके अलावा अगर आपको कोई कारण मिलता है, मैं फिर आपसे कह रही हूँ, आप जो है उसको लिख सकते हैं। अब कारण आपको पता चल गए हैं, जनसंख्या है, आर्थिक धीमी आर्थिक विकास है, ये सारे के सारे कारण मैंने आपको बताए थे। अब हम उसके उपायों के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि सरकार ने ऐसे कौन कौन से उपाय करे हैं जिसके द्वारा जो निर्धनता है उसको वो कम कर सके। इसमें पहला आता है आपका आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन किया सरकार ने। दूसरा है अनेक कार्यक्रम, निर्धनता निरोगी कार्यक्रम जो हैं उन्होंने चलाए हैं। अब ये निर्धनता निरोगी कार्यक्रम क्या होते हैं, ये ऐसे कार्यक्रम होते हैं जिसमें सरकार जो है जिन कारणों से वहाँ जिस राज्य में जो है गरीबी है या जो देश में गरीबी जिन कारणों से, उन कारणों को वो दूर करती है। जैसे कि सबसे बड़ा कारण जो है वो क्या है हमारा, वो है बेरोजगारी। लोगों के पास रोजगार के अवसर ही नहीं है। जब उनके पास रोजगार ही नहीं है, वही वाली बात, वो पैसे कैसे कमा पाएंगे, अपनी आवश्यकताओं को कैसे पूरा कर पाएंगे। इसीलिए सरकार ने बहुत सारे कार्यक्रम शुरू करे हैं, उसके बारे में अभी हम पढ़ते हैं। तो वो कौन कौन से हैं, ये एक आपका आता है मनरेगा। मनरेगा सबसे अच्छा उदाहरण जो है वो बताया गया है, यहाँ पे नहीं दे रखा है, मैं मनरेगा का बता देती हूँ। मनरेगा में क्या होता है, 100 दिन की जो है आपको रोजगार जो है आपको दिया जाए 100 दिन के लिए, ताकि आप अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें, है ना, महात्मा गांधी रोजगार अधिनियम, ये सारा। और दूसरा है प्रधानमंत्री रोजगार योजना, ये दूसरे नंबर पे मैं लिखूंगी क्योंकि पहले है मनरेगा। प्रधानमंत्री रोजगार योजना क्या है, ये एक ऐसी योजना है जहाँ पे क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या होता है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो शिक्षित बेरोजगार हैं उनको जो है क्या करती है, स्वरोजगार के अवसर जो है वो सृजित कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसमें जो सरकार है उनकी सहायता करती है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर सृजित करना है। और स्वरोजगार के अवसर कैसे सृजित कर सकते हैं, उन्हें लघु व्यवसाय जो छोटे उद्योग होते हैं और उद्योग स्थापित करने में उनकी सहायता की जाती है, उन्हें पूंजी दी जाती है, उन्हें कुछ पैसा दिया जाता है जिससे वो जो है अपना जो लघु उद्योग है वो स्थापित कर सके। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जब आप एक उद्योग स्थापित करते हैं तो सिर्फ आप कमाते हैं, नहीं, उससे बहुत सारे लोगों को जो है रोजगार मिलता है। इसीलिए यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, ठीक है, ताकि जो शिक्षित लोग हैं जिनके पास खुद का जो ज्ञान है, जो कौशल है, वो उसको इस्तेमाल करके रोजगार के अवसर खुद ही जो है बना सके। इसी तरीके से ये प्रधानमंत्री रोजगार योजना ऐसी एक ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम है, ये भी 1995 में जो है आरंभ किया गया था। इसका भी उद्देश्य क्या है, छोटे शहरों में स्वरोजगार के अवसर सृजित करना।
ये 19 देखो, अगर आपके पास कोई भी ऐसा कार्यक्रम लिखने के लिए आता है, सबसे पहले आप उसका उद्देश्य जो कार्यक्रम है या जो चलाया गया सरकार द्वारा, आप पहले उसका नाम लिखोगे, कब शुरू हुआ वो लिखोगे और उसका उद्देश्य लिखोगे। उद्देश्य से ही समझ में आ जाएगा कि वो जो है कार्यक्रम क्यों चलाया गया है और उससे क्या फायदा होगा उसका। एक स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, इसको 1999 में आरंभ किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? जो स्वयं सहायता समूह होते हैं, इसके बारे में मैं आपको अभी बताती हूँ। स्वयं सहायता समूह होते हैं, ये क्या करते हैं? बैंकों से ऋण लेते हैं और उन्हीं संगठित कर बैंकों से ऋण और सरकारी सहायकों के संयोजन द्वारा निर्धनता रेखा से ऊपर लाना है। यानी कि स्वयं सहायता समूह क्या होते हैं? ये गांव में छोटे छोटे समूह होते हैं। ये क्या करते हैं? ये 15-20 लोगों का समूह होता है। ये क्या करता है? अपनी जो आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद जो इनके पास पैसा बच जाता है ना, चाहे वो 5 रुपये हो, 10 रुपये हो, मतलब हम कह सकते हैं 10 से लेकर 100 रुपये तक जितने भी पैसे इनके पास बचते हैं, ये क्या करते हैं? ये सारे के सारे लोग जो है अपनी बचत को ना एक जगह रखते हैं और फिर जैसे ही वो बचत पे जितने भी उनके पास पैसे वो इकट्ठे होते हैं, वो क्या करते हैं? उन्हीं पैसों को दूसरे लोगों को, जो दूसरे गरीब लोग हैं जिनको अपनी आवश्यकताएं पूरा करने में दिक्कत होती है या कुछ भी उनको और आवश्यकता, जैसे खेती के लिए, बीज के लिए, इन सब के लिए उनको आवश्यकता है, खेती करने के लिए बीज चाहिए या कोई भी उपकरण चाहिए, तो उसमें जो है ये पैसा जो है उनको उधार देते हैं। उधार देने से क्या होता है? जो इनका जो ब्याज दर होता है ना, अब वो साहूकार के ब्याज दर से बहुत ज़्यादा कम होता है। साहूकार तो आपको पता है जितना ज़्यादा आप कर्जा लेते हो उतनी ज़्यादा ब्याज की दरें होती हैं, लेकिन ये लोग जो है ब्याज के दरों को जो है कम करते हैं और अगर किसी समूह को इस ऋण की आवश्यकता होती है तो ये उसे देते हैं। इससे क्या होता है? ये लोग आपस में ही जो है ऋण का जो मतलब बचे हुए पैसे उसका इस्तेमाल हो जाता है। कोई व्यक्ति को, जो व्यक्ति है, समूह है, अगर उसे कोई परेशानी है तो वो उससे जो है बाहर निकल सकते हैं। तो ये इस चीज़ के लिए सरकार जो है इनकी मदद करती है ताकि ये जो है अपनी जो निर्धनता है, जो गरीबी है, उससे जो है बाहर निकल सकें। ये दूसरे नंबर पे, ये तीसरा। अगर हम 5वें नंबर पे देखें, ये है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। ये 2000 में शुरू की गई थी। इसके अंतर्गत 5 चीज़ें जो है, 5 मूलभूत सुविधाएं हैं वो आती हैं, जिसमें आपका आता है स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण आश्रय यानी कि रहने के लिए जो जगहें होती हैं आपको वो दी जाती हैं, पेयजल यानी कि आपका जो आपकी पेयजल मतलब आप पानी से संबंध जो भी चीज़ें हैं कि स्वच्छ जल जो है आपको मिल सके, और ग्रामीण विद्युतीकरण मतलब जो बिजली है वो देखो, जिसे हम कहते हैं ना गांव में ज़्यादा बिजली आती है, तो इसमें इस चीज़ पर भी इस योजना में अच्छी बात ये है कि इसमें जो मूलभूत आवश्यकता है उसमें बिजली को भी शामिल किया गया है, क्योंकि जो भी हमारे नलकूप वगैरह ये सारी जो सिंचाई का काम होता है ज़्यादातर आपने देखा है इसमें बिजली की अब आवश्यकता पड़ने लगी। जैसे जैसे विकास हुआ है, हमने ये पार्ट 1 में भी पढ़ा है नलकूपों के बारे में, तो ये सब किससे चलते हैं? बिजली से चलते हैं। तो ये प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना में ये चीज़ अच्छी जो है बात की गई है। इसमें 5 चीज़ों के बारे में बात की गई। पहला आपका स्वास्थ्य, दूसरा आपका शिक्षा, तीसरा आपका आश्रय, फिर आपकी जल की सुविधा, आपको स्वच्छ जल मिलना चाहिए, और साथ में आपके बिजली। ये 4-5 चीज़ों के बारे में जो है इन्होंने बात की गई है। तो ये सारी जो है कार्यक्रम है जो सरकार द्वारा जो है चलाए गए हैं, जिसके द्वारा जो व्यक्ति है वो जो है जो अपनी गरीबी से जो है वो बाहर निकल सके। ये सारी की सारी कोशिश जो है सरकार ने करी है। तो इसमें जो प्रश्न आता है वो कैसे आ सकता है? या तो मैंने पहले बताया आपसे कारण पूछ सकता है, और उन कारणों को दूर कैसे किया जा सकता है। आप आंसर बहुत अच्छा लिख सकते हैं। जो आपने कारण जो मैंने बताए हैं आपको, या जो आप आगे और ज़्यादा अच्छे से लिखोगे, आप उन्हीं कारणों को उपाय में जो है बदल सकते हो। ठीक है, और साथ साथ आप ये भी लिख सकते हो कि सरकार द्वारा अनेक योजनाएं और कार्यक्रम चलाए गए हैं, जिससे जो है व्यक्ति जो है जो निर्धनता जैसी एक जो अभिशाप है भारत में, उसको हम दूर कर सकते हैं। फिर आप क्या कर सकते हो? ये मनरेगा, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, रोजगार योजना, ग्रामीण रोजगार सृजन, ये सारी के सारे कार्यक्रम जो है आप उसमें लिख सकते हो।
स्वयं सहायता समूह ये बहुत ज़्यादा जो है अच्छी चीज़ है, ये मैं बताना चाह रही थी, मैंने आपको बता भी दिया है। ये मैं फिर से बता देती हूँ, 15-20 लोगों का समूह होता है, वो दैनिक जो बचत करता है, जो भी पैसे जो होते हैं 15-20 लोग जो हैं जमा करते हैं, और फिर वो जो है ऋण के तौर पे ऐसे व्यक्ति या समूह को दिया जाता है जिनको ऋण की आवश्यकता होती है, और फिर वो जो है इनको जो है ब्याज देते हैं, और उनका सूद तो है वापस आता ही है सारा। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये सारी की सारी चीज़ें जो है आपको बताई गई है। क्वेश्चन 2 तरीकों से आएगा, मैंने आपको बता दी, या तो आपके पास कारण आएंगे या उसके उपाय आएंगे। तो जब भी ऐसे कोई उपाय या कार्यक्रम आपको मैंने आपको लिखना हो, तो मैंने आपको ये भी बता दिया है कि आप पहले उसका सन लिखेंगे, यानी कि ईयर लिखेंगे, कब वो जो है किस वर्ष में जो है उसको आरंभ किया गया था, और साथ ही साथ आप ये भी लिखेंगे कि उसका आरंभ करने का उद्देश्य क्या था। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।